हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल एजुकेशन के इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग रियल एनालिसिस में कंटिन्यूअस फंक्शंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये टॉपिक कई वीडियोस में होगा, तो ये हम लोग का फर्स्ट वीडियो होगा जहाँ पर हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शंस की डेफिनेशन देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। सो बेसिकली इतना ये इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, फिर आगे हम लोग डिस्कस कर देंगे। देखिए, कंटिन्यूअस किसी भी फंक्शन का पहली चीज़ है कि कंटिन्यूअस ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर किसी भी फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूअस कब कहते हैं, मतलब सिंपल सी चीज़ है, अगर आपके पास एक फंक्शन f(x) है जो किसी डोमेन से रियल नंबर में डिफाइन है, तो देखिए अगर ये आपका सिंपल ये पॉइंट C है, ठीक है। अच्छा, फंक्शन के बारे में दो तीन चीज़ें जो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। पहली चीज़, अगर आपके डोमेन में कोई पॉइंट A है तो fa क्या है? fa आपके कोडोमेन का एलिमेंट होगा या रेंज का एलिमेंट होगा, जो ये बताएगा कि a पॉइंट पर आपके फंक्शन की क्या वैल्यू है, ठीक है। सिंपल, अभी ऐसे ही। तो अभी देखिए, किसी भी पॉइंट पर फंक्शन को कंटिन्यूअस तब कहते हैं अगर उस पॉइंट पे आपके फंक्शन की ब्रेकिंग ना हो। मतलब सिंपल सी चीज़ है कि आप यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर आप इसको कंटिन्यूअस कहते हो तो मतलब यहाँ पर देखिए फंक्शन पे इस पॉइंट के आसपास कहीं पर ब्रेकिंग नहीं होनी चाहिए। इसको हम लोग थ्योरेटिकली कैसे समझते हैं, तो देखिए इससे जस्ट पहले हम लोग ने एक टॉपिक पढ़ा है। कौन सा टॉपिक पढ़ा है? लिमिट का। तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट क्या होता था? तो हम लोग कहते थे कि ये C पॉइंट पर हम अपने फंक्शन की लिमिट L कहेंगे अगर आपका x जैसे से C की ओर अप्रोच करेगा वैसे वैसे fx L की ओर अप्रोच करेगा। सिंपल सी चीज है, मतलब लिमिट का मतलब होता था कि लिमिट C के आसपास की वैल्यूज की बात करता था, ठीक है। तो अभी हमारे पास एक कंक्लूजन है लिमिट का कि लिमिट मतलब आसपास की वैल्यू, और दूसरा है ए की इमेज, तो ये मतलब एग्जैक्ट ए पर वैल्यू। एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। आप घर से निकले, ठीक है, तो जैसे हमने समझा आपकी टाइम के साथ पोजीशन चेंज होती जा रही है। सपोज कीजिए आप रायबरेली से निकले, शायद यहाँ के लोगों के लिए समझना इजी होगा। तो अब आप ऐसे समझिए किसी प्लेस एक्स से निकलते हो, ठीक है। एट 10 o'clock आप पहुंचते हो कहां पर? वाई प्लेस पे। एट 11 o'clock आप पहुंचते हो जेड प्लेस पे। आपने 9 o'clock पे निकलना स्टार्ट किया, तो एट 10 o'clock वाई क्या है? आपकी एग्जैक्ट पोजीशन, ठीक है। जैसे एट ए द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इट्स अ एग्जैक्ट इमेज। और लिमिट क्या है? अगर इसी पॉइंट पे मैं लिमिट निकालूं फंक्शन की, तो ये होगा कि ए के आसपास की वैल्यू। तो सिंपल सी चीज है कि अगर आप जिस पोजीशन पे 10 o'clock पे हो और 10 o'clock के आसपास भी आप उसी पोजीशन के आसपास थे, तो मतलब आप कंटिन्यूअसली अपने वे में बढ़ रहे थे। हालांकि ये एग्जांपल में तो ऐसा होगा ये कि आप वाई के ही आसपास रहोगे, लेकिन इसी को फंक्शन के टर्म में सोच के देखो कि शायद कहीं पर ब्रेकिंग हो जाए, कोई अचानक से जादू की तरह ऐसे पहुंच जाए, यहां पर ब्रेकिंग हो जाए, तो इस केस पे हम लोग नहीं कहेंगे कि कंटिन्यूअस है। तो इसी को बेसिकली हम लोग ऐसे समझते हैं कि अगर आपके फंक्शन की लिमिट मतलब जिसके इस पॉइंट पे जिसके आसपास आपका फंक्शन रहता है, मतलब L के आसपास था और इस पॉइंट पे उसकी वैल्यू क्या है? FC। तो अगर ये L FC के इक्वल हो जाए तो फिर इस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि आवर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि जहां पर आपको C पर पहुंचना है उसी के आसपास आप C के आसपास भी रहते हो, तो मतलब कोई ब्रेकिंग वगैरह नहीं है, कोई जादू वाला खेल नहीं हुआ कि किसी ने जादू कर दिया, आप अभी तक तो यहां थे और अचानक C पे यहां पर पहुंचा दिया। तो ऐसा जादू नहीं हुआ। आपको पता है फंक्शन में ऐसा जादू हो जाता है। या फिर यहां तक तो ठीक ठाक था, आए FC पर और यहां के बाद किसी ने जादू कर दिया, यहां पहुंचा दिया। तो ये देखिए, ये ब्रेकिंग ऐसे हो जाती है। जैसे कंटिन्यूअस फंक्शन तो आप बहुत इजीली समझ जाओगे। जैसे कोई भी फंक्शन आप ले लो, तो वो वहीं पे अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन लेते हो तो उसका ग्राफ कैसे बनता है? ये 0 है, ये 1 है, तो ये बना 1 है, 2 है, ऐसे ऐसे समझिए। तो अब देखिए, ये देखिए फंक्शन में ब्रेकिंग है ना, यहां तक यहां पर गया फिर यहां पर गया, तो इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस। 1 पे डिसकंटिन्यूअस, उसी तरह 2 पर डिसकंटिन्यूअस, तो ये ब्रेकिंग हो जाती है, तो डिसकंटिन्यूअस। इसको हम लोग थ्योरेटिकली कैसे समझते हैं? तो जैसे लिमिट की हम लोग डेफिनेशन क्या देते थे? फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन और फॉर ऑल एप्सिलॉन्स आर ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्टिंग अ डेल व्हिच सेज दैट x minus c is less than del implies that fx minus l is less than epsilon, which says that our fx is approaches to l as x approaches to c। तो यहाँ पर बस l की जगह किसको ले आना है? fc को, मतलब द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट c। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे?
तो कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट ऐसे कहेंगे फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल। बेसिकली हम लोग स्मॉल के लिए ही फोकस करते हैं, क्योंकि लार्ज के लिए हमने कहा है कि लार्ज के लिए बहुत इफेक्टिव रिजल्ट नहीं है। एक सर्टेन लिमिट तक भी अगर आपको एप्सिलॉन मिल रहा है, लेकिन छोटे से छोटे एप्सिलॉन्स मिल रहे हैं और उसके बाद एक सर्टेन लिमिट तक ही मिल रहे हैं, तब भी पर आपके लिए ये लाभदायक है, मतलब प्रॉफिट है। बट अगर आपके लिए बहुत बड़े एप्सिलॉन के लिए तो वैल्यू मिल रही है, लेकिन छोटे के लिए नहीं मिल रही है, तो फिर ये रूल नहीं वो है मतलब नहीं लगेगा। तो एनी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट a del is greater than 0 which says that if x minus c is lesser than del implies that fx minus f is less than epsilon। एंड तो सिंपल सी चीज है, जैसे वहां पर हम कहते थे fx माइनस एल, तो मतलब हमारे फंक्शन की लिमिट l हो जाए। यहां पर हम क्या कह रहे हैं, हमारे फंक्शन की लिमिट fc हो जाए। मतलब सिंपली हम ऐसे कह रहे हैं कि अगर हमारे फंक्शन की c पॉइंट पर लिमिट fc हो जाए, तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट पॉइंट c। सिंपली जैसे हम लोग कुछ लिमिट्स निकाले भी थे, जैसे आप जानते हो कि लिमिट ऑफ फंक्शन x, अब इजी एग्जांपल लेते हैं, x की x अप्रोचेस टू 2 पे लिमिट कितनी होगी 2, ठीक है। और अगर आप यहां पे f2 की वैल्यू निकालो तो fx इज इक्वल टू क्या है x, तो f2 इज इक्वल टू कितना आएगा 2। तो मतलब लिमिट भी 2 आ रही है, f2 भी 2 आ रहा है, तो मतलब आपका फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। और तो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि क्या क्या आपको अगर किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस दिखाना है तो सिंपल सी चीज क्या है, जैसे हम लोग लिमिट में किया करते थे कि किसी भी l को अपने फंक्शन की लिमिट दिखाते थे, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं तो आप देख लीजिएगा। वैसे ही अगर आपको अपने फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस किसी पॉइंट पर दिखाना है तो उसके लिए आप बस l की जगह एप्सी लियो। मतलब अगर आपको इस फंक्शन को मान लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, इस फंक्शन को हमें कॉन्टिन्यूअस दिखाना है एट x इज इक्वल टू 5 मान लेते हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, अभी तक आप क्या करते थे कि वो कहते थे कि सो दैट दिस इज द लिमिट। अब आपको अगर तो आप यहां पर f5 निकाल लो तो 7/8। तो अगर आप ये प्रूफ कर दो, और लिमिट के तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कर ही चुके हैं, तो मे बी आप कर भी लेंगे, प्रूफ कर दें कि इट विल बी 7/8, तो उस केस में फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। और अगर नहीं हुआ तो अगर नहीं ये लिमिट मतलब ये लिमिट इस पॉइंट पर इस फंक्शन की नहीं होती है, तो मतलब आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो सिंपल ये डेफिनेशन थी कॉन्टिन्यूटी की। अभी जैसे क्या है कि सिग्नम फंक्शन की बात करें, अगर हम लोग सिग्नम फंक्शन ऐसे जिसे लिखते हैं सिग्नम ऑफ x, ये डिफाइन होता है इट विल बी -1 एंड +1 एज x इज लेस देन 0 एज x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हम लोग जानते हैं कि एट x इज इक्वल टू 0 इसकी लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करती, लिमिट यूनिक ही नहीं होती। राइट हैंड लिमिट इसकी होती है +1 और लेफ्ट हैंड लिमिट होती है -1, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो उस केस में ये कॉन्टिन्यूअस हो ही नहीं सकता। मतलब अगर किसी भी फंक्शन की किसी पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो उस पॉइंट पे आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज, अगर किसी पॉइंट कोई भी पॉइंट, जैसे लिमिट में क्या होता था कि अगर कोई भी पॉइंट आपके डोमेन में नहीं है तब भी हम वहां पर लिमिट निकाल सकते थे, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में क्या है कि अगर कोई भी पॉइंट आपके फंक्शन के डोमेन में नहीं है तो वहां पर वो कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर मतलब आपके फंक्शन की ब्रेकिंग हो जाएगी। आपका ग्राफ ऐसे जा रहा था, ये पॉइंट आपके डोमेन में नहीं होगा तो वहां पर फंक्शन ऐसे हो जाएगा, तो देखिए ब्रेकिंग हो गई, इसलिए इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। जैसे x+1/x-1, या फिर ऐसे कर लो x² -1। तो सिंपल चीज है कि आप इसकी हर पॉइंट पे पूरे रियल नंबर पे लिमिट निकाल सकते हो, बट ये फंक्शन जो होगा x इज इक्वल टू 1 के लिए डिफाइन नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एज x इज इक्वल टू 1। हाँ, इसको कोई डिस्क्रिटली डिफाइन कर दे वो अलग चीज है कि ऐसे कर दे कि x इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू 2 है, ऐसे डिफाइन कर दे तो हो सकता है, बट इट इज अदर फंक्शन। सिर्फ इस फंक्शन की बात होगी तो इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है। दूसरी चीज जो हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो ये थी कुछ चीजें कि सबसे पहली चीज क्या है कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस किसी पॉइंट पर होगा अगर वो फंक्शन की लिमिट उस पॉइंट पर फंक्शन के उस पॉइंट पे वैल्यू की ओर अप्रोच कर रही है।
दूसरी चीज क्या हम लोग ने डिस्कस की, दूसरी चीज हमने डिस्कस क्या की कि अगर कोई भी फंक्शन के डोमेन पे कोई पॉइंट नहीं है तो वहां पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। अच्छा, कुछ और चीजें, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया, कैसे सीक्वेंस के थ्रू हम लोग दिखा सकते हैं कि आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस है। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया पढ़ते ही चले आ रहे हैं। हम लोग ने क्या कहा था कि लिमिट के बारे में हम लोग ने क्या कहा था कि ऐसे अगर लिखा है लिमिट x अप्रोचेस टू c f x इज इक्वल टू l, इसका मतलब होता था कि इफ एनी xn कोई भी सीक्वेंस है, इफ एनी इक्वेंस विच इज डिफाइंड इन द डोमेन ऑफ f, जो f के डोमेन में डिफाइन है, ठीक है, बट इट इज नॉट इक्वल टू c, मतलब इसका कोई भी टर्म c के इक्वल नहीं है, बट इट इज अप्रोचिंग टू c। फिर से एक बार, इफ एनी सीक्वेंस इज डिफाइंड इन द डोमेन ऑफ f अप्रोचेस टू c, कोई भी ऐसी सीक्वेंस जो c की ओर अप्रोच कर रही है f के डोमेन पे डिफाइन है, implies that fxn approaches to l, fxn मतलब जो f फंक्शन के थ्रू xn की लिमिट बने वो l की ओर अप्रोच करेगी, तो उस केस में हम लोग कहते थे कि लिमिट ऑफ fx एट x अप्रोचेस टू c इज l। और अगर कंटिन्यूटी के लिए यही सीक्वेंशियल क्राइटेरिया लेके चले तो l की जगह पे कौन आ जाएगा, fc। सो इफ any sequence xn which is defined in the domain of f approaches to c says that fxn means the sequence which is made by xn and f combination, fxn approaches to fc, then we says that our function is continuous at point c, ठीक। बट इट इज नेसेसरी एनी एक्शन, जितनी भी एक्शंस ऐसी पॉसिबल है सबके एफेक्शंस एफ सी की ओर। अगर कोई भी ऐसी एक्शन है जो सी की ओर अप्रोच करती है और उसका एफेक्शन एफ सी की ओर अप्रोच नहीं करता है तो फिर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा उस पॉइंट पे। तो बेसिकली ये आप समझ गए होंगे कि ये डिसकंटिन्यूटी शो करने के लिए ज्यादा अच्छा रूल है, क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए आपको सभी सीक्वेंसेस के लिए दिखाना होगा, जो कि पॉसिबल बहुत मुश्किल है, या फिर सबके लिए आप समझा पाओ ये चीज थोड़ा मुश्किल है शायद। लेकिन अगर सिर्फ आपको किसी एक के लिए ये शो करना है कि ये इस पे अप्रोच नहीं करेगा तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, तो फिर ज्यादा इजी है, सिंपल। और बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं तो आप देख लीजिएगा लिमिट पे, है ना। और बातें, दूसरी चीज, अगर I इज एनी इंटरवल, I इज एनी क्लोज्ड और ओपन इंटरवल, ओके, इट मे बी बोथ ऑफ इट। अगर कोई भी ऐसे इंटरवल डिफाइन है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसे सेट डिफाइन है और आपका फंक्शन f जो है, f यहां पर I इज अ सबसेट ऑफ योर डोमेन f, है ना। अगर आपका फंक्शन I के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं कि केस में हम लोग क्या कहते हैं कि आवर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दिस इंटरवल। मतलब सिंपल सी चीज है, इसको मैं उल्टा बोल गया, सीधी सी लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं कि आपका फंक्शन f किसी भी इंटरवल पे कंटिन्यूअस कहलाएगा अगर वो उस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। मतलब अगर आपको कोई भी फंक्शन 1,4 पे कंटिन्यूअस शो करना है तो इट इज 1, इट इज 4, 1 और 4, तो मतलब वो इतने हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा तो इस पूरे इंटरवल पे वो कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, सिंपल। अच्छा, और कुछ चीजें सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो अब कुछ फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो कंटिन्यूअस होते ही होते हैं। अगर आपका कोई फंक्शन f है और कोई फंक्शन g है, सेम डोमेन पे दोनों डिफाइन है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, अगर f जो है और g जो है, जैसे f किसी पॉइंट c पर कॉन्टिन्यूअस है, कोई पॉइंट c है उस पे f कॉन्टिन्यूअस है, साथ ही साथ g भी कॉन्टिन्यूअस है, f भी कॉन्टिन्यूअस है और g भी कॉन्टिन्यूअस है, तो f प्लस g, f माइनस g, f इंटू जी, ये तीनों भी उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होंगे। सिंपल। क्या हमने कहा कि अगर आपके दो फंक्शन हैं सेम डोमेन पे डिफाइन है
और दोनों किसी एक पॉइंट सी पर दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं, तो एफ प्लस जी, एफ माइनस जी और एफ इंटू जी ये भी होंगे। जैसे मान लेते हैं एफ इज इक्वल टू एक्स एंड जी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ना, इजी मानते हैं तो आप समझते रहिएगा। तो अब ये भी हमको पता है पूरे रियल नंबर में इसका डोमेन रियल नंबर पूरा है और इसका भी डोमेन पूरा रियल नंबर है, और ये पूरे रियल नंबर पे सॉरी मतलब ये मतलब 1 पे कॉन्टिन्यूअस होगा। अच्छा अगली बात भी तुरंत बोल देते हैं तो आपको, ताकि तुरंत एक ही एग्जांपल में सब कुछ हो जाएगा। जैसे हमने कहा एक पॉइंट पर f कॉन्टिन्यूअस है और g कॉन्टिन्यूअस है, तो उस पॉइंट पर ये सब भी कॉन्टिन्यूअस होंगे। और अगर f पूरे डोमेन df में कॉन्टिन्यूअस है और g पूरे डोमेन df में कॉन्टिन्यूअस है, तो f प्लस जी, f माइनस जी और f इंटू जी ये भी पूरे डोमेन df में कॉन्टिन्यूअस होंगे। जैसे x पूरे रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस है, एक्स स्क्वायर पूरे रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस है, मतलब दोनों अपने पूरे डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, दोनों का डोमेन सेम है। तो f प्लस जी मतलब x प्लस एक्स स्क्वायर ये भी पूरे डोमेन में क्या होगा, पूरे रियल नंबर में कॉन्टिन्यूअस होगा। f माइनस जी मतलब x माइनस एक्स स्क्वायर ये भी पूरे डोमेन में क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। f इंटू जी मतलब x इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स क्यूब ये भी पूरे डोमेन में क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। सिंपल सी चीज है। मॉडुलस ऑफ x इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, मतलब अगर f आपका कॉन्टिन्यूअस है किसी डोमेन df में, अगर किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है तो उस पॉइंट पे मॉडुलस ऑफ f भी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x या f भी कॉन्टिन्यूअस होगा। जैसे अगर x पूरे रियल नंबर में कॉन्टिन्यूअस है तो मॉडुलस ऑफ x भी पूरे रियल नंबर में कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर x इज इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस है तो x मॉडुलस ऑफ x भी उस पे कॉन्टिन्यूअस होगा। और अभी एक चीज बच गया, रेशनल फंक्शन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रेशनल फंक्शंस की क्या बात, रेशनल फंक्शन f और अपॉन g, इसके बारे में आप समझिएगा। f अपॉन g क्या है, अगर आपका f जो है और g सेम डोमेन पे डिफाइन है, सेम डोमेन पे डिफाइन है, अभी लिखे थे मिटा दिए बट आपने देखा होगा, और दोनों पूरे डोमेन पे कॉन्टिन्यूअस है, तो f अपॉन जी भी पूरे डोमेन पे कॉन्टिन्यूअस होगा एक्सेप्ट दैट पॉइंट एट विच इट इज नॉट डिफाइंड। अगर f सॉरी क्या बोल रहे थे, हाँ अगर f और g सेम डोमेन में डिफाइन है और दोनों सेम डोमेन्स में वो है कॉन्टिन्यूअस है, तो f अपॉन जी फंक्शन भी पूरे डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होगा, सिर्फ उन पॉइंट्स को छोड़कर जिन पे g जीरो हो रहा है या फिर जिन पे f अपॉन जी डिफाइन नहीं है। जैसे आपका f इज इक्वल टू मैंने मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये पूरे रियल नंबर पे डिफाइन है और कॉन्टिन्यूअस भी है। gx मान लिया x माइनस 1, ठीक है, ये भी पूरे रियल नंबर में डिफाइन है और पूरे रियल नंबर में कॉन्टिन्यूअस है। अब f अपॉन जी लेके चलो आप, तो ये भी पूरे रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस होगा, सिर्फ वो पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा जिस पे आपका ये फंक्शन डिफाइन ना हो। जैसे आप यहां पर f अपॉन जी को लो तो ये x इज इक्वल टू 1 पर डिफाइन ही नहीं है, मतलब f और g तो डिफाइन थे बट f अपॉन g इज नॉट डिफाइंड बिकॉज gx विल बी 0 एट दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट को छोड़कर बाकी सभी पॉइंट पर ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा। आगे कुछ बातें इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना, आगे की कुछ इतनी बातें समझ आई। अगली बात, सबसे पहली चीज जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है इन रियल नंबर, पॉलिनोमियल इन R is continuous at every x in R। सिंपल सी चीज, आपका कोई भी पॉलिनोमियल जो रियल नंबर में है वो R के हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा। मतलब पॉलिनोमियल का मतलब ये वाला एक्सप्रेशन an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन a0, जहां पर a1 a2 a0 ये रियल नंबर है, an माइनस 2 और n जो है कोई भी इंटीग्रल वैल्यू है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो ये फंक्शन क्या होगा, हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होंगे रियल नंबर के। तो आपसे अगर कोई सिंपली पूछे एक्स स्क्वायर प्लस 1, सिंपली बिकॉज इट इज अ पॉलिनोमियल सो इट इज कॉन्टिन्यूअस एट होल आर। दूसरी चीज साइन एक्स, कॉस एक्स, tan x, cot x, cosec x,
सेक्स एक्स, मतलब जितने भी ट्रेग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये सब अपने डोमेन पे कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ये सब अपने डोमेन पे कॉन्टिन्यूअस होते हैं। मतलब इनका डोमेन जो है, जैसे साइन एक्स का डोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस एट होल रियल पॉइंट्स। कॉस एक्स का डोमेन क्या है, होल रियल नंबर, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस एट होल आर। tan x का डोमेन क्या है, होल रियल नंबर एक्सेप्ट दोज पॉइंट विच आर द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। पाई बाई टू पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, अप्रोच टू इनफाइनाइट, मतलब बहुत जगहों पे अनडिफाइंड कहते हैं, या फिर आप कहते हो अप्रोच टू इनफाइनाइट, मतलब वो एक हाइपोथेटिकल वे बनता है, आप जानते होगे वो किए तो सिंपली n+1, मतलब इसके जितने भी ऑड 2n+1 पाई बाई टू रियल नंबर में, सिर्फ ये पाई बाई टू के ऑड कोफिशिएंट्स को हटा दो तो पूरे पे tan x का डोमेन बनता है और उन सब पॉइंट पे tan x कंटिन्यूअस होगा। वैसे ही cot x का भी आप डोमेन देख लीजिएगा। cosec x तो जो जीरो पाई, मतलब पाई के जो इंटीग्रल मल्टीपल होंगे उन पे cosec x का डोमेन नहीं होता है, मतलब इनको छोड़कर बाकी, मतलब 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे, इन पे cosec x नहीं कंटिन्यूअस होगा, बाकी हर पॉइंट पे होगा। sec x जो होगा वो पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल पे नहीं कंटिन्यूअस होगा, बाकी पूरे रियल नंबर में कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि वो उसके डोमेन में नहीं होता। वैसे cot x का भी आप देख लीजिएगा, ऐसे ही sec के जैसा ही बने, सॉरी cosec जैसा बनेगा, मतलब वो सिर्फ 0 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे नहीं कंटिन्यूअस होगा, बाकी हर जगह होगा। तो सिंपली क्या है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, पॉलिनोमियल फंक्शंस, ये सब अपने हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे हैं, अच्छा एक और चीज क्या है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सिंपल सी चीज क्या है, जैसे एक फंक्शन है, ये मान लेते हैं, हाँ ऐसे ही ले लेते हैं, ये a से r पे डिफाइन है, दूसरा फंक्शन है b टू r डिफाइन है। तो आप जानते हो एक फंक्शन होता है f कंपोजिशन g, ये किस पे डिफाइन होगा, f, ये f पे लगेगा, तो मतलब f की वैल्यू डाली जाएगी, मतलब a की वैल्यू, वो आपको क्या देगा, ये आपको लेके जाएगा b पे, और फिर b देगा आपको r। तो मतलब अगर ये जो आपका फंक्शन है गॉफ का, ठीक है, इसके बारे में क्या कहते हैं, इसके बारे में कहते हैं अगर किसी भी पॉइंट पे c, आपके a का कोई पॉइंट है c, ठीक है, तो fc जो होगा वो मान लेते हैं किसी पॉइंट b से मैप करता है, और ये b आपके g का पॉइंट है, सॉरी g क्यों, b का पॉइंट है, ठीक है। और ये b, अभी बता रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं हम, g ऑफ b ये आपके रियल नंबर का कोई पॉइंट है। सिंपल चीज इसने क्या कहा कि ये f है, ये g है, ठीक है, और तो सिंपली ये है, आप कह सकते हो f और g, सिंपली अभी इतना समझते हैं फिर आगे बताते हैं। c कोई पॉइंट था f का, ये जाके g के किसी पॉइंट पर मैप हुआ, किस पे मैप हुआ, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि f ऑफ a, जो a है वो सबसेट है ऑफ b का, मतलब जितने भी fa, जितने भी इस फंक्शन के रेंज बनते हैं वो सब आपके कहां पर हैं, b पर हैं, ठीक है, अवेलेबल है, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा रेंज नहीं है जो b के बाहर जाके मैप हो जाए, ठीक, क्योंकि हम गॉफ तभी डिफाइन नहीं होता है। c पॉइंट है, c पॉइंट, ये f फंक्शन के थ्रू g के किसी पॉइंट b से मैच हुआ, ठीक है। अब इस b पॉइंट पे आप g लगाओगे, देखो इस पे पहले f लगा, c पे क्या लगा f, और फिर अब g लगाने जा रहे हो, तो मतलब आप क्या निकालने जा रहे हो, GOF ऑफ c। तो GOF ऑफ c ये जाके किसी अदर पॉइंट मान लेते हैं a से मैच हो गया, ठीक है, बात समझ आ रही होगी मे बी, है ना। क्या हुआ, c कोई पॉइंट हमने लिया f के डोमेन से, ये जाके g के किसी एलिमेंट b से मैप हुआ, क्योंकि हमने जानते हैं कि जितने भी f इमेज a के जितने भी f इमेजेस हैं सब b में हैं, तो ये b पे जाके मैप हुआ। तो अब b की मैपिंग हमने g के थ्रू की, तो ये कहां जाके मैप हो रहा है, a पे, तो मतलब ये गॉफ ऑफ c हो गया, तो ये a मिला है। इसका हमारा मतलब नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए था। तो ये कहते हैं अगर f जो आपका है वो c पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, f आपका c पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, और g जो है वो आपके b पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है। b आपके कहां का एलिमेंट था, b का।
अगर आपका एफ सी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, जी जो है बी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, तो जो जी ओ एफ होगा ये भी सी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि उसको बी पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। इसका डोमेन कौन होगा? जो एफ का डोमेन था। देखो गॉफ का डोमेन कौन बनेगा? गॉफ का डोमेन कौन बनेगा? ए बनेगा, ठीक है। और ये मैंने गलत लिख दिया, ये जाके किसी रियल नंबर से मैच होता है ना, और ये कहलाएगा ए इज गॉफ ऑफ सी, ठीक है। ऑब्जॉर्व हो गया थोड़ा सा। फिर से एक बार पूरी चीज, अगर आपका कोई सी एलिमेंट आपके एफ के डोमेन का है, ये एफ सी से जाके मैप होता है, और एफ सी आपके बी का कोई एलिमेंट है, और बी में एक मैपिंग है जी, तो ये बी मतलब आपका एफ सी, जी ऑफ एफ सी, ये जाके किसी रियल पॉइंट ए से मैप होता है, तो दिस ए इज द गॉफ ऑफ सी। इसका हमने कहा था ये सिर्फ समझाने के लिए कि आप गॉफ को समझ पाए। तो हमने क्या कहा कि आपको गॉफ कैसे मिलता है? तो मिलता है अगर आपका पहले उस पर जी लगता है और फिर एफ लगता है, सॉरी पहले एफ लगता है और फिर जी लगता है। तो उसी तरीके से समझो, अगर आपका एफ सी पे कॉन्टिन्यूअस था और आपका जी एफ की इमेज पे कॉन्टिन्यूअस था, एफ इमेज पे मतलब बी, जो इसकी इमेज मिली थी सी की, एफ के थ्रू इमेज क्या मिली? बी, और इस बी पे अगर आपका जी कॉन्टिन्यूअस था तो गॉफ जो होगा वो सी पर कॉन्टिन्यूअस होगा। मतलब सिंपल सी चीज है कि अगर एफ जो है सी पर कॉन्टिन्यूअस है, जी बी पे कॉन्टिन्यूअस है, तो जो गॉफ होगा ये भी सी पर कॉन्टिन्यूअस होगा। और अगर आपका एफ जो है, एफ पूरे आपके डोमेन ए पे कॉन्टिन्यूअस है, आपका जी पूरे डोमेन बी पे कॉन्टिन्यूअस है, तो आपका जो गॉफ होगा वो भी अपने पूरे डोमेन ए पर कॉन्टिन्यूअस होगा। जैसे साइन एक्स स्क्वायर, तो पहले एक्स पे लग रहा है स्क्वायर, फिर लग रहा है कौन? साइन। आपको पता है गॉफ का मतलब क्या है कि पहले एफ लगता है, तो पहले एक्स पे कौन लगा? तो एफ को मान लेंगे एक्स स्क्वायर और जी को मान लेंगे साइन एक्स, ठीक है, ठीक है। आपको पता है कि एफ एक्स जो है ये भी पूरे रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस है, और जी एक्स जो है ये भी पूरे रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस है, मतलब साइन एक्स। तो अब आप जी ओ एफ लो, जी कंपोजिशन एफ, तो ये क्या बनेगा? तो पहले एफ एक्स लगेगा एक्स के ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स स्क्वायर, जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, सिंपली। तो ये क्या बन गया? जो ये फंक्शन बना, चूंकि आपका एक्स स्क्वायर पूरे रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस है, साइन एक्स पूरे रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस है, तो गॉफ भी जो होगा अपने, मतलब ये दोनों अपने डोमेन पे कॉन्टिन्यूअस है, तो गॉफ भी अपने डोमेन पे कॉन्टिन्यूअस होगा, तो मतलब जी एक्स स्क्वायर भी अपने पूरे डोमेन पे कॉन्टिन्यूअस होगा। सिंपल ये कहने का सेंस था। आई होप जितने मैंने पॉइंट्स बताए हर एक को डिस्कस करते एक बार फिर से। आपका पॉलिनोमियल पूरे रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस, रियल पॉलिनोमियल रियल पूरे नंबर पे कॉन्टिन्यूअस, ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज अपने डोमेन पे कॉन्टिन्यूअस। दूसरी चीज हमने क्या बताई कि जो कंपोजिशन फंक्शन है, अगर आपका एफ अपने डोमेन पे कॉन्टिन्यूअस है, जी अपने डोमेन पे कॉन्टिन्यूअस है, और तो जी ओ एफ भी अपने डोमेन पे कंप्लीटली कॉन्टिन्यूअस होगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इससे क्या पूरे जितने भी टॉपिक डिस्कस किए हैं, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स। अच्छा, पहला क्वेश्चन हम लोग को दे दिए हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग को दे दिए हैं कि इस फंक्शन को बताइए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसकी डिसकॉन्टिन्यूअस पॉइंट निकालिए। सिंपल सी चीज है, वही काम कर लीजिए। ये आपका फंक्शन कैसा है? एफ एक्स अपॉन जी एक्स, फाइव एक्स अपॉन फाइव डैश एक्स, ऐसे कह सकते हैं, डैश नहीं, आप ऐसे कहिए फाइव एक्स, फाइव वन एक्स और फाइव टू एक्स। और ये भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। और तो मतलब देखिए आपका फंक्शन क्या है? दो पॉलिनोमियल्स का रेशियोज, तो मतलब आपका न्यूमरेटर ये भी हर एक पॉइंट पूरे रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस होगा, क्यू एक्स ये भी पूरे रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस होगा। मतलब आपका न्यूमरेटर पूरे रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस, डिनोमिनेटर पूरे रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस। तो अब क्या है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर पूरे रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस होगा, सिर्फ उस पॉइंट को छोड़कर जिस पे आपका डिनोमिनेटर जीरो हो रहा हो। तो अभी देखो डिनोमिनेटर आपका किसी भी रियल पॉइंट पर जीरो नहीं होगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज ग्रेटर देन 0 इन एक्स इन आर। ठीक है, तो सिंपल सी चीज ये कहने का कि आपका एफ एक्स पूरे रियल नंबर पे डिफाइन है और एफ अपॉन जी मतलब ये पी अपॉन क्यू, जो पी और क्यू फंक्शंस बन रहे थे पूरे रियल नंबर पे डिफाइन है। तो हम लोग की थ्योरी कहती है कि इफ योर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर कंटिन्यूअस इन दियर होल डोमेन देन एफ अपॉन जी बी इज ऑल्सो कंटिन्यूअस ऑफ दिस डोमेन। तो मतलब आपका ये भी पूरे रियल नंबर में कंटिन्यूअस होगा एक्सेप्ट दोज पॉइंट्स एट विच योर दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। लेकिन यहां पर कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं कि जिसपे ये फंक्शन ना डिफाइन हो, तो मतलब ये फंक्शन भी पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होगा। सिंपल चीज। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स। तो यहां पर आपको दो लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज, आप एक फंक्शन फाई मान लीजिए विच इज रूट ऑफ एक्स, और रूट ऑफ एक्स का डोमेन क्या होता है? नॉन निगेटिव रियल नंबर्स जीरो के साथ, मतलब जीरो भी इसमें होता है ना, नॉन निगेटिव रियल नंबर्स। ठीक, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स विद जीरो। तो ये आपका डोमेन हो गया। अभी फाई 1x ले लेते हैं, वो है गया x। ठीक है, तो इसका तो डोमेन पूरा रियल नंबर होता है, लेकिन दोनों का डोमेन हम लोग कॉमन करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए सिंपल सी चीज क्या है कि आपका जो फंक्शन बनने जा रहा है वो दो पार्ट में बनेगा, लेकिन जो अंदर का है वो कैसा बनेगा? फाई x प्लस फाई 1x। तो देखिए आपका जो ये फंक्शन बनेगा fx, इसका डोमेन वो होगा जो इसका भी डोमेन हो और इसका भी डोमेन हो, दोनों का कॉमन डोमेन ही इसका डोमेन बनेगा। तो दोनों का कॉमन डोमेन मतलब इतने का डोमेन कौन बनेगा? इतने का डोमेन आपका बनेगा ये। हालांकि उसमें दिए भी हैं कि और इज नॉन निगेटिव, तो मतलब आपके इस फंक्शन का डोमेन सिर्फ कितना बनेगा? आर पॉजिटिव प्लस जीरो, जीरो भी हो सकता है ना। तो अभी क्या हो गया कि ये यहां पर बन गया। हमको पता है कि फाई एक्स जो अपने डोमेन पे कंटिन्यूअस है और फाई 1x ये भी अपने इतने डोमेन पे या फिर पूरे ही डोमेन पे सही कंटिन्यूअस है। तो मतलब जो इसके अंदर है ये क्या होगा? आपका कंटिन्यूअस। तो मतलब सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के मिक्सअप से जो बना उसको क्या लिख दें? फाई 2x, क्योंकि f प्लस जी, फाई x इज continuous in its whole domain, phi 1x is continuous at its whole domain, तो phi plus phi 1x, इसको phi 2x लिख देते हैं ना, is continuous continuous at its own domain। तो ये भी अपने पूरे डोमेन में continuous होगा। अब ये फंक्शन कैसा है जहां पर इसका डोमेन क्या है? is a नॉन निगेटिव रियल नंबर। अब इस पे देखिए हमारे पास ये वाला फंक्शन पहले से ही है, इस पे ये वाला फंक्शन एक और बार अप्लाई हुआ है इस जगह पे। तो मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फाई कंपोजिशन फाई 2x। क्यों? क्योंकि फाई 2x क्या, देखिए इसका क्या मतलब हो जाएगा? फाई ऑफ फाई 2x। एंड व्हाट इज अ फाई 2x? फाई 2x इज x प्लस अंडर रूट ऑफ x, और जब उस पर फाई लगेगा तो ये, और यही आपका क्या है? gx, अगर आप देखो, है ना। तो देखिए अब देखिए मतलब ये आपके पहली चीज तो फाई 1 और फाई 2 का कॉम्बिनेशन था जो कि कंटिन्यूअस है, तो मतलब आपके अंदर का मटेरियल पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होगा। और आप देखो तो अब क्या हो गया कि आपका फाई 2x जो है, फाई 2x वो आपके पूरे नॉन निगेटिव रियल नंबर्स पे कंटिन्यूअस है। फाई x ये भी पूरे नॉन निगेटिव रियल नंबर्स पे कंटिन्यूअस है, मतलब अपने अपने डोमेन पे दोनों कंप्लीटली कंटिन्यूअस है। तो फाई कंपोजिशन फाई 2 ये भी पूरे उस पे कंटिन्यूअस होगा नॉन निगेटिव रियल नंबर पे, और फाई कंपोजिशन फाई 2 क्या बन रहा है? gx। तो मतलब आपका gx पूरे नॉन निगेटिव रियल नंबर्स पे कंटिन्यूअस है, एंड अदर पॉइंट्स मतलब निगेटिव रियल नंबर्स पे डिसकंटिन्यूअस है, डिफाइन ही नहीं होगा, इसके डोमेन में ही नहीं होगा, और वो चीज लिखे भी है यहां पर। तो सिंपली ऐसे आप समझ सकते हो। एक क्वेश्चन और करते हैं, और बाकी कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में, इसके बाद हम लोग और अच्छी अच्छी थ्योरीज लाएंगे। ये तो बिल्कुल फॉर्मेलिटी वीडियो, मतलब फॉर्मेलिटी नहीं, अच्छी चीज़ें यहाँ पर भी थी।
के एक्स इज इक्वल टू कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, के एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इट्स डोमेन इज गिवन x इन एनीवेयर होल रियल नंबर. तो इसको देखते हैं, इसको भी 3 पार्ट कर लेते हैं. सबसे पहला phi 1x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट्स डोमेन इज होल रियल नंबर. phi 2x अंडर रूट ऑफ x, इट्स डोमेन इज नॉन निगेटिव रियल नंबर. हालांकि यहाँ पे जो पॉइंट लगाते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, लेकिन मैंने चूंकि बोल दिया कि 0 भी इंक्लूडेड है तो आप समझ गए होंगे ना. और phi 3x वो हो गया आपका cos x. अब सिंपल सी चीज, अगर आप सिर्फ इतने पार्ट को देखो, ये क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है. पहले कौन सा फंक्शन है, phi 1, और फिर बाद में कौन है, phi 2. तो phi 2 कंपोजिशन phi 1x मीन्स phi 2 ऑन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि phi 1 की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. नाउ सी हियर, phi 1 जो है उसका डोमेन पूरा रियल नंबर है और ये पॉलिनोमियल है, तो इट इज कंटिन्यूअस एट इट्स होल रियल डोमेन, मतलब ये अपने पूरे डोमेन रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होगा. रूट ऑफ एक्स इसका पॉलिनोमियल, इसका नॉन निगेटिव रियल नंबर क्या है, डोमेन, और ये अपने पूरे उस पे भी कंटिन्यूअस होगा. ठीक है, इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस. फिर कौन आ गया, ये आ गया भाई साहब. ये कौन है, अच्छा इनकी तो बात बाद में होनी है. तो इसका क्या मतलब है कि phi 1 अपने पूरे डोमेन पे कंटिन्यूअस, phi 2 अपने पूरे डोमेन पे कंटिन्यूअस. तो phi 2 कंपोजिशन phi 1 ये भी phi 1 के डोमेन पे कंटिन्यूअस होंगे. हमने बात की थी ना कि g ऑफ f अपने डोमेन मतलब a to r, जहां पर f का डोमेन था a और g का डोमेन था b, तो उसको g के डोमेन से क्या लेना देना, उस पे तो आपको phi 1 वाली वैल्यूज रखनी ना. तो ये भी phi 1 के डोमेन मतलब पूरे रियल नंबर पे ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा. ओके, phi 1 is continuous in whole real number because it is a polynomial. phi 2 root of x is a continuous function. हालांकि इसको हमने डिस्कस नहीं किया, बट अब उसको देख लीजिएगा ना, अब वो चीज उतर गई, क्वेश्चन दिए तो फिर यहाँ पर यूज की ले रहे हैं. सिंपल चीज, आगे मूव करते हैं. इसके बाद phi 3x ये भी पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है. अब अगर आप देखो तो जो आपका kx है ये कैसे है, तो इस पे पहले ये फंक्शन है, तो ये आ जाएगा phi 3 कंपोजिशन phi 1x. तो ये क्या बन जाएगा, phi 3 ऑफ phi 3x नहीं, phi 3 कंपोजिशन ऑफ phi 2 कंपोजिशन ऑफ, अच्छा इसको एक पूरा फंक्शन मान लें, इसको एक अलग फंक्शन मान लेते हैं fx. तो ये हो जाएगा phi 3 कंपोजिशन f, phi 3 मतलब phi 3 ऑफ fx, और fx क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और phi 3 क्या है, cos x, तो मतलब ये आ जाएगा cos अंडर रूट प्लस, यही है आपका kx. तो देखिए आपका जो fx है पूरे रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस, कैसे अभी ऊपर बात की है. phi 3 जो है वो आपके पूरे रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस, मतलब अपने पूरे डोमेन पे ये कॉन्टिन्यूअस, ये पूरे डोमेन पे कॉन्टिन्यूअस. तो phi 3 कंपोजिशन f जो होगा वो f के पूरे डोमेन अर्थात पूरे r पे कॉन्टिन्यूअस होगा, और यही kx है. तो मतलब आपका kx जो होगा इट इज कॉन्टिन्यूअस एट होल r, एट होल r. एक और क्वेश्चन है, ले लेते हैं वो भी, देखते हैं क्या दिए. hx इज इक्वल टू ये आप कीजिएगा, तो इसको आप कैसे करोगे, सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लोगे. ठीक है, तो न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर आपका पॉलिनोमियल है, पूरे r पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस. न्यूमरेटर 1 प्लस इसको, पहले इसको कर लोगे sin x पूरे r पे
कॉन्टिन्यूस होता है, तो मॉडुलस ऑफ साइन एक्स भी पूरे उस पर कॉन्टिन्यूस होगा। कांस्टेंट फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूस एट होल और कॉन्टिन्यूस कांस्टेंट। तो ये f प्लस जी बन गया, रूट के अंदर वाला पूरा कॉन्टिन्यूस। दूसरा फंक्शन मान लोगे रूट ऑफ एक्स, कंपोजिशन कर दोगे तो ये पूरा फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। मतलब फाई वन क्या मान लेना है आपको, 1 प्लस मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, और ये पूरे आर पे क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। फाई टू मान लेना है एक्स रूट ऑफ, ये पूरे अपने डोमेन पे कॉन्टिन्यूस। तो इन दोनों का कंपोजिशन आपका न्यूमरेटर बन जाएगा, और ये पूरे फाई वन के डोमेन पे कॉन्टिन्यूस, मतलब पूरा आर पे कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। फिर डिनोमिनेटर पूरे आर पे कॉन्टिन्यूस, तो मतलब ये जो पूरा एफ अपॉन जी है पूरे आर पे कॉन्टिन्यूस होगा एक्सेप्ट दोस पॉइंट वेयर इट इज नॉट डिफाइंड। तो ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो x इज इक्वल टू जीरो, जीरो पे हो रहा है, तो मतलब ये पूरे आर पे कॉन्टिन्यूस होगा एक्सेप्ट x इज इक्वल टू जीरो। तो सिर्फ ये डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू जीरो। इसको आप अपने मन से कीजिएगा, और फिर भी प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। क्या डेफिनेशन स्पेलिंग लिख डाली मुझे भी नहीं पता। डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू जीरो, मैंने मेथड पूरा बता दिया है, ठीक है। तो सो इट इज़ अ और क्वेश्चन, और यहीं पे ये डन होता है टॉपिक। तो थोड़ा लंबा वीडियो था बट काफ़ी बातें भी हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।